Good morning, students. I hope all of you are doing fine. Today we are going to discuss about next topic from the chapter sources of energy. बेसिकली अगर हम बात करें इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, तो हमने बहुत सारे टाइप के सोर्सेज को अभी तक कंसिडर किया है. इट माइट बी पॉसिबल कि आपको थोड़ा सा पिक्चर इसमें क्लियर लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि ना लगे तो भी मैं पेज नंबर 151 बता देता हूँ आपको इसका. और इस चैप्टर के आज इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन को या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को. बेसिकली ये दो टाइप से हम लोग इस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. एक तरीका है न्यूक्लियर फिजन का और एक तरीका है न्यूक्लियर फ्यूज़न का. तो इन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि कैसे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न में फ़र्क है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और क्या हम लोग इसके अंदर लिमिटेशंस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो फिजन जैसे कि आपको वर्ड मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई. कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है. तो सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियस. तो एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है. अब बस आपको ये समझना है कि एक हैवी न्यूक्लियाई है, भारी न्यूक्लियाई है, वो टूट करके अपने आप छोटे न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से स्मॉलर न्यूक्लियाई में जब होता है कन्वर्ट, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कैसे देखेंगे? न्यूक्लियर फिजन के तौर पे. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ये अपने आप भी हो सकता है, मतलब अगर आप उसको नेचर में छोड़ देंगे तो अपने आप भी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन. DIS इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं. अगर मैं इस प्रोसेस को फास्ट करवा दूं, उसके ऊपर किसी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाऊं, तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाती है. और इस पॉइंट पे हम लोग इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन हो रहा है. किसका? न्यूक्लियाई का. हम न्यूक्लियर फिजन कर रहे हैं. इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि जब ये न्यूक्लियाई ब्रेक होता है हैवी से स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है. और आपने इसके बारे में सुना भी होगा, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब जिसको बोलते हैं, जब वो फटता है या फिर उसके अंदर जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. आपने ये 2 बार, एक वार के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वार में ये 2 बार ड्रॉप भी किया गया था ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा बर्बादी उसके अंदर हमें देखने को मिली थी. तो ये इस एनर्जी को ही हमें हार्नेस अपने यूज़ के लिए भी कर सकते हैं और बॉम्ब बनाने के लिए भी. तो आप ये चीज़ देखोगे, यहाँ पर आपको सिर्फ ये रिएक्शन पढ़नी है. अगर आपको, आई होप कि आप इसको देखना, एक हैवी एटम है जिसको क्या नाम लिया गया है, हमने एक एलिमेंट लिया है जिसका नाम है यूरेनियम. तो यूरेनियम का एक हैवी एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 235/92. मतलब इसके पास इस हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर हमें क्या करना है? एक न्यूट्रॉन जो कि स्लो स्पीड में, ठीक ठाक सी स्पीड में आता हो, इससे वो टकराएगा. देखिए आपके पास क्या जुड़ गया? न्यूट्रॉन आ गया. अब न्यूट्रॉन के बाद क्या होता है? फिजन टेक प्लेस होता है. ये न्यूक्लियाई क्या होता है? टूट जाएगा. इसका भी एटॉमिक मास 235 है. ये टूट गया किसमें? बेरियम और क्रिप्टॉन में. बेरियम का कितना? ये 235 था, तो अब छोटे में टूट गया. कितना उसका एटॉमिक मास बच गया? 139. और क्रिप्टॉन का 94. तो ये छोटे मीडियम वेट के एटम्स में बदल गया है. और यहाँ से 3 नए न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं साथ ही साथ इसके अंदर, और ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये एक इक्वेशन है, अगर आप इसको कोट करोगे तो ये एक आंसर को बहुत ही इफेक्टिव बनाएगी कि भाई आपने यूरेनियम 235 का, 92 का आपने एक एटम लिया और उसको बम्बार्डमेंट करवाया किससे? न्यूट्रॉन से, और आपको फिजन प्रोसेस शुरू हो गया. जिसके बाद ये हैवी न्यूक्लियाई टूट गया है सिंपल एटम्स में, मीडियम वेट एटम्स में, जिसमें एक था बेरियम और एक था क्रिप्टॉन. इस बेरियम का 139 और क्रिप्टॉन का 94. और उसके अलावा हमें 3 न्यूट्रॉन और मिले हैं, प्लस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है. ठीक है, तो अब आप देखोगे कि एक नया प्रोडक्ट बन गया है. आपने यूज किया था यूरेनियम और आपको मिले क्या? बेरियम और क्रिप्टॉन. इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो. लेकिन अब मुद्दा ये था कि एनर्जी जो इस प्रोसेस से प्रोड्यूस हुई है, उसका हम क्या चाहते हैं कि क्या हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग.
ठीक है। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे पहले। तो अब इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में हमें देखना है। पहला तो बात ये है कि ये एक न्यूट्रॉन जो बॉम्बार्डमेंट होती है, ये लो एनर्जी के न्यूट्रॉन होने चाहिए, मतलब ये धीरे से आकर के टकराना चाहिए, बहुत तेज़ी से आकर के नहीं। और इसके अलावा जैसे कि ये 3 न्यूट्रॉन अगर निकले हैं तो सेफ प्रोसेस के लिए मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि अगर ये 3 जाकर के टकराएंगे तो ये अनकंट्रोल्ड वे से चलना शुरू हो जाएगी रिएक्शन, और हम इसकी एनर्जी को हार्नेस प्रॉपर वे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें 2 मटेरियल ऐसे चाहिए, पहला क्या, जो न्यूट्रॉन को स्लो कर सके, और दूसरा क्या, जो ये जो 3 न्यूट्रॉन है इसमें से 2 को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमने जैसे एब्जॉर्ब करने के लिए बोरॉन लिया है, और स्लो करने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हैवी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। हैवी वाटर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या है कि जो ये बम्बार्डमेंट वाले न्यूट्रॉन्स जो आएंगे इनकी स्पीड को स्लो करते हैं, उससे ये धीरे से जाकर के टकराता है और आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है पावर प्लांट के अंदर। अब इस पावर प्लांट के अंदर अगर हम इस डायग्राम से समझे तो सब कुछ हमें बातें क्लियर हो जाएंगी, जो आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये एक चैम्बर है जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, यूरेनियम की रोड्स लगाई है, ठीक है। ये फ्यूल की तरह काम करती हैं। बोरॉन रोड बीच में आप देख रहे होंगे, ये क्या करेंगी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक्स्ट्रा जो भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उनको क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगी। कंट्रोल रोड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंट्रोल रोड। ये किस चीज़ को कंट्रोल करती है, रिएक्शन के अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होगी या किस रेट पे वो चलेगी, इस चीज़ को कंट्रोल करती है। तो बोरॉन क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। बीच में आपको मैंने बताया हैवी वाटर या ग्रेफाइट, इन 2 में से किसी का भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस न्यूट्रॉन को स्लो कर सकते हैं। तो 3 बातें आपको लिखनी थी, एक तो फ्यूल चाहिए, एक आपको एब्जॉर्ब कर सके, और एक आपको चाहिए जो इसको धीरे कर सके, ठीक है। और आपके पास है एक चैम्बर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरा पूरा सेटअप लगा होगा। इसके अलावा आपको क्या लेना है कि अब जब ये हीट प्रोड्यूस होगी तो इसका यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने एक सोडियम लिक्विड फॉर्म में लिया, और ये क्या हुआ, ये फ्लो करवा रहा है आप यहाँ से, ये पंप है जो इस लिक्विड सोडियम को यहाँ से सक करेगा और इस तरफ फेंक देगा, तो इस तरीके से ये सर्कुलेट करता रहेगा। अब करना क्या है कि ये लिक्विड सोडियम जब इसमें से गुजरेगा तो ये इसकी हीट की वजह से गर्म हो जाएगा, और ये गर्म सोडियम जब यहाँ से निकलेगा तो पानी में से गुजारते हैं इसको ऐसे करके सेटअप में से, और पानी को ये बॉईल करना शुरू कर देगा। पानी से फिर आपके पास क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। और एज़ यूजुअल मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको बताया कि जब ये स्टीम बनेगी और ये आप इसको थ्रो करोगे किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर, तो आपका ये टरबाइन घूमेगा और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और यहाँ से आप इस स्टीम से जो पानी बनेगा उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं इस चैम्बर के अंदर लाने के लिए वापसी। ये ऐसे करके घूमता रहेगा, और यहाँ पर एक आपका प्रोसेस है लिक्विड सोडियम का, जिससे आप क्या करोगे, इस पूरी एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से लेकर के वाटर तक कर पाओगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में अगर आप डायग्राम बनाओ वैसे, और इसके बारे में ये आइडिया रखो, खास तौर से 4 चीज़ें आपको रखनी चाहिए। ग्रेफाइट या मॉडरेटर क्या होता है, कंट्रोल रोड या बोरॉन के इस्तेमाल क्यों होता है, सोडियम का क्या इस्तेमाल है, और यूरेनियम फ्यूल की बात कर रहे हैं। यूरेनियम फ्यूल कौन सा करते हैं, 23592, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक इसके बारे में समझ में आया होगा। बाकी आप इसके अंदर ये सारी ही बातें हैं जो आपको अलग से बस लिखनी है। इंडिया में कहाँ कहाँ है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं, देखिए तारापुर महाराष्ट्र में लगा हुआ है, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में लगा हुआ है, कलपक्कम तमिलनाडु में लगा हुआ है, और बहुत से ऐसे प्लांट हैं। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 3% ही जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इस पावर प्लांट से होती है। बाकी हमारा सारा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, थर्मल पावर प्लांट से, प्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, और कुछ विंड मिल से, और कुछ आती है आपकी किससे, सोलर सेल से आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में है। तो फ्रांस और जर्मनी और जापान जैसे देशों में 30% तक, क्योंकि ये फ्यूल बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसका बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा भी यूरेनियम चलेगा लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये इसके बेनिफिट कुछ कुल मिला करके ये है।
तो ये एक पॉइंट था। दूसरा मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि न्यूक्लियर बॉम्ब में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वहाँ पर ये कंट्रोल रोड्स नहीं होंगी, वहाँ 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो वो नेक्स्ट तो थोड़े से ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे से ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा और आपका काफ़ी ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि नागासाकी में और हिरोशिमा में 1945 में 2 बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे। उसमें फ्यूल यूरेनियम भी होता है, प्लूटोनियम भी है 239। तो इस तरीके से आप फ्यूल का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर के बारे में, ये इनके बारे में छोटी छोटी बातें पता लगी होंगी, इनके क्या क्या काम है। और अगर कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप या कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।